8. इश्क वाली फीलिंग। तब विद्या और मैं गोवा की ट्रिप पे थे। हमारे लिव इन रिलेशनशिप के 3 साल पूरे होने वाले थे। एंड आज ही के दिन मैंने उसे प्रपोज किया था। सुबह सुबह भयंकर तेज सर्दी थी, इसलिए विद्या ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। उसके घुंघराले बालों से मुझे गुदगुदी सी हो रही थी। होंठ उसके कपकपा रहे थे। वो बस राहुल मुझे नहीं जाना रटती जा रही थी। मगर मैं तो यहाँ ठान के ही आया था। हम दोनों जब पहली बार मिले थे ना, तभी उसने बताया था कि उसे हाइट से कितना डर लगता है। वो बोलती थी चाहे जो भी हो जाए मैं कभी नहीं कूदूंगी, हरगिज नहीं। जाने कितनी बार इस डर के चक्कर में वो मरते मरते बची थी। इस बार जब गोवा आए तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि उसका ये डर तो दूर करके ही मानूंगा। नाम याद नहीं आ रहा, मगर हम गोवा की उस पहाड़ी पर खड़े हुए थे जहां से सीधा समुंदर में छलांग लगा सकते हैं। पांव के आगे बड़ी सी ढलान सी और उसके आगे लहरें मारता समुंदर। विद्या भी कुछ कम नहीं लग रही थी। येलो ड्रेस में गजब दिख रही थी। पांव उसके कपकपा रहे थे। मैंने उससे कहा चलो विद्या कूदें, बस एक बार, घबरा मत, कुछ नहीं होगा, हम साथ साथ तैरते तैरते किनारे तक पहुंच जाएंगे। पर वो तो डर रही थी। पहाड़ी की कगार से नीचे समुंदर तक का इत्तू सा रास्ता उसे जबरदस्त लंबा लग रहा था। पीली सी पड़ गई थी वो। नीचे झांकने की कोशिश की तो जैसे उसका दम निकल गया। मुझे लगा भी ये नीचे कूदेगी तो क्या होगा। मैं यार अंदर ही अंदर डर गया था बहुत, पर जाहिर नहीं कर पा रहा था, कहीं डर की वजह से उसका हार्ट ना फेल हो जाए। मैंने उससे कहा मुझ पर भरोसा करती हो ना विद्या। उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा तो मेरी बात मान लो, बजरंग बली का नाम लो, डरो नहीं। मेरे साथ एक बार दोहराओ, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। विद्या ने मुझे देखा। मैंने कहा जोर से बोलो। वो बोली जय माता दी। हमारी हंसी छूट पड़ी। फिर वो धीरे से बोली आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। उसकी आवाज में कुछ जादू सा था। हम पहाड़ी से कूद गए। नेक्स्ट सेकेंड हम हवा में थे। ऐसा लगा जैसे सब स्लो हो गया हो। एक दूसरे को जोर से पकड़े हम नीचे जा रहे थे। उसके नाखून मुझे चुभ गए थे, पर मैंने कोई आवाज नहीं की। समुंदर के ठंडे पानी में हम ठिठुर गए। तैरते तैरते मैं फटाफट किनारे पहुंचा। पीछे पीछे विद्या आ रही थी। भयंकर कांप रही थी वो। सांस ही उखड़ गई होगी शायद। मैं उसे तुरंत खींच के किनारे ले आया। एक टॉवल में उसे लपेटा। उसने कांपते हुए मेरी आंखों में देखा तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ध्यान से देखा तो समझ आया कि खुद से लड़ रही थी, झेंप रही थी, डर रही थी। पर जैसे ही मैं उसके लिए कॉफी लेने के लिए आगे जाने लगा, उसने बोला एक बार फिर से करें। हम फिर से पहाड़ी पहुंच गए। वो फिर सफेद पड़ गई। हम उसी हाइट पर पहुंच गए थे। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला, उसके पीछे खड़ा हो गया। फिर से मैंने उसके कानों में फुसफुसाया आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू। उसने भी दोहराया। अपने दोनों हाथ उठाए, मैंने उसे हवा में उठाया और हम फिर उस गहराई में जा रहे थे। नीचे देखा तो ऐसा लगा कि हम अपनी जगह पर ही हैं और इस बार समुंदर बहुत तेजी से हमारी ओर आ रहा हो। बड़ी ठंडी हवा हमारे चेहरे पर लग रही थी। ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई तेज सीटी बजा रहा हो। इश्क वाली फीलिंग। तो आज हम सुन रहे हैं राहुल और विद्या की कहानी आई कांट लिव विदाउट यू। राहुल विद्या का ऊंचाई का डर निकालने की ठान कर बैठा है। वो उसे गोवा लेकर गया है। विद्या को उसने ऊंचाई से जंप तो करवा दिया, पर विद्या की सांस अटक गई है। चलो सुनते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। इस बार नीचे पहुंचकर पानी के अंदर हमने एक दूसरे को देखा। हमने वहीं थोड़ी मस्ती की। वो भी हैरान थी कि उसने ये कर दिखाया। उसके हर एक एक्सप्रेशन से साफ झलक रहा था
कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ये कर पाएगी। हम बाहर निकले तो मैंने उससे कहा कि जैसे मैंने तुम्हारा हाइट से गिरने का डर खत्म किया है, उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अकेले किसी भी छोर से कूदना सीख जाओगी और तैरते तैरते अकेले किनारे तक जाना भी। वो बोली कि वो सीख भी गई तो कभी अकेले ये नहीं करेगी। वो ये भी बोली कि अगर मैं ना होता तो उसके मन से ये डर कभी खत्म ही नहीं होता। उस ट्रिप पे हम कई बार वहां से एक साथ कूदे। कई दिनों तक पहाड़ी के आसपास कोई ना कोई एडवेंचर स्पोर्ट करते रहते। पता नहीं कब हमारी गोवा ट्रिप का आखिरी दिन आ गया। मुझे थोड़ा काम था तो मैं होटल से बाहर गया हुआ था। मैं वापस होटल पहुंचा तो देखा वहां अलमारी पर एक नोट लगा है। आज मैं वो करूंगी जिसके लिए तुम मुझे यहां लाए थे राहुल। आ जाओ अपने अड्डे पर। मैं खुश हो गया। मैं समझ गया था आज वो उस पहाड़ी से अकेले समुंदर में कूदेगी। थोड़ी फिक्र हुई मुझे। अब वो पहली बार समुंदर में जो कूद रही थी, कहीं कुछ हो गया तो मेरा ही नाम आता। मैं भागते भागते वहां पहुंचा। भरी दोपहर में वो उस पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। मैं बहुत दूर खड़ा था। वो वहां से मुझे देखने की कोशिश भी कर रही थी। फिर वो धीरे धीरे सिरे के किनारे की ओर पैर बढ़ाने लगी। अकेले कूदने में उसे डर लग रहा होगा। पर दोस्त, सच बताऊं तो मुझे ज्यादा डर लग रहा था। फिर भी गर्व था कि मैंने उसे अकेले समुंदर में छलांग लगाना सिखाया था। पर वो आगे बढ़ती जा रही थी बिना झिझके, बिना रुके। शायद उसने फैसला कर ही लिया था कि वो अकेली नीचे कूद कर दिखाएगी। उसने दोनों हाथ फैलाए, हवा में लहराई, मेरी तरफ देखा, वहीं से चिल्लाया, आई कांट लिव विदाउट यू। वो उस दिन अकेले हाइट से कूदना, तैरना और किनारे तक जाना सीख गई। चलो दोस्त, आगे कंटिन्यू करते हैं। इस बार जब मैं आया हूं, मार्च का महीना है। सूरज पहले से ज्यादा तेज है। ये काली पहाड़ी भी मैली सी पड़ गई है। मैं तब के बाद से अब यहां आया हूं। इस बार हवा चुप सी है। मैं उसी होटल में रुका था जहां हम साथ रुके थे, जहां हमने बहुत प्यार किया था। खैर, ये बहुत पहले की बात है। अब विद्या की शादी हो चुकी है। उसने खुद शादी करने का डिसाइड किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हस्बैंड एक बड़ी गवर्नमेंट जॉब में है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने अपनी फैमिली फोटो सोशल मीडिया पे भी डाली है। लिखा है, यू आर द बेस्ट हबी इन दिस वर्ल्ड। हैशटैग तो गैस कर लोगे यार आप। नहीं, हैशटैग इज आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू। शायद उसे याद हो कि पहाड़ियों की चोटी पर जाकर चिल्ला कर यही बात हम कभी एक दूसरे से बोलते थे। जब उसकी शादी की खबर मुझे पता चली था तो पता नहीं, बड़ा अजीब सा लगा। ऐसा लगा कि खैर जाने देते हैं। अब मैं भी ठहरा प्रैक्टिकल, वो भी निकली प्रैक्टिकल। वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, मैं भी आगे बढ़ गया। लेकिन प्रॉमिस अधूरा रह गया। अब बताओ कि क्या सचमुच उसे मेरी बात सुनकर किसी भी हाइट से कूदने की ये ताकत आई, या सब कुछ उसने खुद ही किया था? ये पजल ना मुझे आज भी परेशान करता है। कई बार मन करता है कि उसके सामने खड़ा हो जाऊं, एक तरफ उसका हस्बैंड और एक तरफ मैं, फिर देखूंगा कि वो किसे कहती है आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू। क्या बोलते हो? उसी इमोशन के साथ कह पाएगी? यार मुझे लग रहा है बहुत देर हो गई है। अब मेरी ये नहीं समझ आ पाता कि हम ऐसी बातें क्यों कह देते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। मैं इस वक्त पहाड़ी के उसी सिरे पर बैठा हूं, तो हवा वही बात फिर से मेरे कानों में दोहरा रही है। विद्या शायद किनारे पर पहुंच चुकी है। अब मैं भी अपने किनारे लग जाता हूं। टू हेल विद आई कांट लिव विदाउट यू। यार कभी कभी ना प्यार अपने किनारे नहीं लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम गिव अप कर दे, हार मान जाए और वही खड़े रहे। मूव ऑन करना तो बनता है ना यार। जिंदगी तो चलती रहती है, क्या पता आगे कोई और हो। आप अपने किसी और को ढूंढिए, मैं फिर आऊंगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।
इश्क वाली फीलिंग 8. Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग चिलचिलाती हैदराबादी धूप में आज फिर मैं कदम ताल मिलाए आगे बढ़ रही थी। मेरा नाम शिखा है। अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहानी बहुत लंबी है ना यार। आप कहीं बोर ना हो जाओ, कहीं मेरा नाम भूल ना जाओ। मैं यहाँ के एक छोटे से कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। कुछ पैसे बचा लेने के लिए पैदल ही आ जाया करती हूँ। जब कोई मुझे पसीने में लथपथ देख लेता है तो मैं बोल देती हूँ, अब ऑफिस पहुँचने के बाद तो कुर्सी से उठने का मौका मिलता नहीं, इसीलिए रोज 20 मिनट ऑफिस तक मेरा वॉक हो जाता है। पर मैं आज लंगड़ाती हुई आ रही थी। रास्ते में मेरी फेवरेट सैंडल जो टूट गई ना यार। आपके लिए ये शायद बहुत नॉर्मल बात हो, पर मेरी तो फेवरेट सैंडल है ना। मुझे इतना अजीब लग रहा था यार, मैं क्या बताऊं। आंसू बस निकलने ही वाले थे कि स्पीड डायल पर अमित का नंबर देखा तो बस क्या था, कर दिया अपने अमित को फोन। अमित मुंबई में था। हम पिछले 1.5 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। फोन अमित की पैंट की जेब में बहुत देर तक रिंग होता रहा। जब आगे गोरेगांव का सिग्नल आया तो उसने बाइक रोकी और पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना शिखा। उसने सोचा कि कोई छोटी सी ही बात होगी। मैंने उसे बताया, अमित मेरी रेड वाली सैंडल टूट गई है। अमित ने ऐसा जवाब दिया कि मेरे हक्के बक्के उड़ गए। वो बोला, अच्छा वो वाली, वो सैंडल पता है तुम्हें क्यों टूटी? मैंने उससे कहा, क्यों टूटी मतलब? पुरानी हो गई थी, बहुत घिस गई थी इसलिए टूट गई यार। पर अमित बोला, नहीं मैडम, दुनिया में कोई भी चीज ऐवे नहीं हो जाती, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, समझी? कुछ भी बस ऐसे ही नहीं होता है लाइफ में। मैंने उससे बोला, हाँ तो ये तो मैं भी जानती हूँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ। उसने मुझे बताया कि मेरी सैंडल आज इसलिए टूटी क्योंकि कुछ दिन से वो मुझे कुछ गिफ्ट देने की सोच रहा था और वो कल ही मेरे लिए एक नई ब्यूटीफुल सी सैंडल लेकर आया था और वो आते ही आज मेरी पुरानी सैंडल टूट गई। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर उसने बोला वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। मुझे सच में लगा, हाँ लव इज डिवाइन। तभी फोन कट गया, नेटवर्क 0 हो गया था। खैर मैं चलते चलते अपने लिफ्ट तक पहुंच गई थी। इधर कपिल, मेरा टीम लीडर, रोज की तरह मेरे आने का इंतजार कर रहा था। मैं नंगे पैर हाथ में सैंडल लिए ऊपर जा रही थी। कपिल मुझसे बड़े केयर से पूछने लगा, अरे शिखा क्या हुआ तुझे? मुझे गुस्सा तो ऐसा आया कि उसका मुंह तोड़ दूं, पर खुद को किसी तरह रोक कर मैंने बोला, दिख नहीं रहा है तुझे कपिल, सैंडल टूट गई है मेरी फेवरेट सैंडल थी ये। कपिल बोला, चल तू टेंशन मत ले, सामने ही तो मार्केट है, मैं यूं तुझे नई सैंडल दिला देता हूँ। अब कपिल को थोड़ी ही पता था कि ये कोई मामूली सैंडल नहीं। मैंने उसे बताया कि अमित ने मेरे लिए कल ही सैंडल ली थी और देख आज ये टूट गई। ये हमारे डिवाइन रिलेशनशिप का सबूत है। वो हमारे प्यार की वैल्यू समझा नहीं, शायद अंदर ही अंदर जलता भी होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? खैर अब आगे बढ़ते हैं। कपिल बोला, मैं कोरी बकवास कर रही हूँ, दिमाग खराब हो गया है तेरा ज्यादा रोमांटिक मूवीज देख देख करके। उसने कहा कि अभी चल के मेरी सैंडल रिपेयर करा देगा ताकि अभी के लिए काम बन जाए। बाकी अमित को बोल कि सैंडल फास्ट कुरियर करवा दे। पर मैंने तो तय कर लिया था, अब तो मैं अमित की ली हुई सैंडल ही पहनूंगी। लंच टाइम में मैंने अमित को फोन लगाया तो वो तुरंत कॉन्फ्रेंस से उठकर बाहर आ गया। मैंने उसे बोला कि मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अमित, प्लीज यार सैंडल जल्दी कुरियर करवा दे। अमित ने मुझे समझाते हुए सरप्राइज का मतलब बताया। सही कह रहा था वो वैसे।
उसने कहा, यार शिखा, इतनी मुश्किल से इतनी प्यारी सैंडल तेरे लिए ढूंढी है और तू बोल रही है कि कुरियर करवा दे। मैं चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से तुझे वो सैंडल पहनाऊं। वैसे मैं भी तो वही चाहती थी ना। खैर, अमित ने मुझे आइडिया दिया कि वीकेंड आ ही रहा था तो मैं छुट्टी लेकर वहां आ जाऊं। सच बोलूं ना, मुझे उस वक्त उस पे इतना प्यार आया, मैं क्या बताऊं। खैर, मेरे ऑफिस के सेकंड फ्लोर के कांच के बाहर से फुटपाथ के पास बड़ी सी फुटवेयर की दुकान पर कपिल खड़ा था। उसके दोनों हाथों में सैंडल थी। कपिल मुझे वहीं से ऑप्शन दिखा रहा था। कितना पागल है वो यार। मैंने तुरंत उसकी तरफ पीठ कर ली। वो भागता हुआ ऑफिस आया तो मैंने उससे वीकेंड लीव की रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, यार मंडे तक पक्का ज्वाइन कर लूंगी, प्लीज कुछ हिसाब कर दे यार। कपिल ने अपने माथे पर हाथ दे मारा। वो समझ गया था कि मुझ पे पागलपन सवार हो गया है। मैं पक्का सैंडल लेने के लिए हैदराबाद से मुंबई जाऊंगी। क्या करता वो बेचारा भी, उसने भी बस हाँ बोल दिया। रात को ट्रेन में बैठते वक्त मैंने अमित को कॉल किया और बताया, अमित मैं फाइनली आ रही हूँ तेरे पास, कल स्टेशन लेने आएगा ना मुझे। अमित इतना एक्साइटेड साउंड कर रहा था, उसने इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया था कि आई वाज फीलिंग रियली लकी यार। मैंने उससे बोला, कम से कम सैंडल की फोटो ही दिखा दे, उस सैंडल के लिए मैं हैदराबाद से बॉम्बे आ रही हूँ। वैसे वो सही था, सरप्राइज खराब हो जाता ना यार उसका। पर वो बोला, शिखा तू बिलीव नहीं करेगी, जब मैं सैंडल लेने गया मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मिलकर बताता हूँ तुझे, बस अब तू जल्दी आ जा यार बॉम्बे। वो बोला। जैसे ही वो मार्केट गया वहां एक अजीब सी खुशबू थी। वो खुशबू फुटवेयर शोरूम से आ रही थी और वही खुशबू उसे खींचती हुई उस ब्यूटीफुल से फुटवेयर शोरूम में ले गई। वहां इतने तमाम तरह के लोग अपनी अपनी पसंद की जूती अपने साइज और अपनी सैलरी के हिसाब से देख रहे थे। कुछ बटली सी लड़कियां तो ऊंची हील्स की सैंडल देख रही थी। अमित को लगा कि यार अगर किसी का पैर इन हील्स के नीचे आकर चुभ गया तो वाकई खून निकल जाए। वो पूरे कंसंट्रेशन से मेरे लिए एक खास सैंडल ढूंढने लग गया। वो एक सैंडल के पास पहुंचा जिस पर सबकी नजर थी, एक माइंड ब्लोइंग सैंडल। वो उसे छूना चाह ही रहा था पर वो पैक थी। और तभी वहां कपिल आ गया और उसने वो सैंडल खरीद ली और मेरी नींद अचानक से खुल गई। इश्क वाली फीलिंग। आज हम सुन रहे हैं अमित और कपिल के बीच घिरी शिखा की कहानी, सैंडल। शिखा ट्रेन में बैठ चुकी है। कपिल की दी सैंडल के लिए उसने मना कर दिया और अपने अमित की सैंडल के सपने लिए वो ट्रेन के सफर में चल पड़ी है मुंबई। देखते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। पता नहीं कब अमित से बात करते करते आंख लग गई थी। देखा तो 11:30 बज रहे थे। मैं 1 बजे मुंबई पहुंचने वाली थी। मैंने अमित को फोन लगाया, वो भी सोया पड़ा था, बुद्धू कहीं का। फोन सुन के वो बाथरूम की तरफ फ्रेश होने भागा। मैंने वापस कॉल किया और बताया कि मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है अमित, बहुत बोर हो रही हूँ यार मैं। उसने अचानक बोला कि मार्केट में उसे कुछ काम है और वो निकल गया। इधर मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मुझे सिर्फ यहाँ से वहां जाते हुए जूतियां दिख रहे थे। तभी 2 फॉर्मल काले रंग के जूते मेरे पास आए और मुझसे टिकट मांगा। मैंने ध्यान से देखा तो टीटी था। मैं अपने पागलपन पे हंस पड़ी। आप भी हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, आई एम श्योर। खैर, मैं बस मुंबई पहुंचने ही वाली थी। समुंदर की ताजी हवा मुझे ये एहसास दिला रही थी। मैं स्टेशन से उतर के सीधा हमारे फेवरेट अक्सा बीच पहुंच गई। थोड़ी देर में अमित का फोन आया। मैं बहुत दूर खड़ी थी तो शायद वो मुझे देख नहीं पाया। मैंने उसे इशारा किया तो वो दौड़ते हुए आया और हम बहुत देर तक गले लगे रहे। और पता है आपको, उसने मुझे किस भी किया।
It was really romantic. मैंने उससे तुरंत पूछ लिया, अमित मेरी सैंडल? अमित के दोनों हाथ खाली थे। वो अचानक वहां से दौड़ पड़ा। अरे मैंने कहा क्या हो गया भाई, दौड़ क्यों रहे हो? मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो दौड़ता हुआ पास के एटीएम की तरफ भागा। मैं भी पीछे पीछे दौड़ी। वहां तो कोई सैंडल नहीं थी। जल्दबाजी में अमित ने रसीद वाला डब्बा भी छान मारा, लेकिन वहां भी कोई सैंडल नहीं थी। अमित ने एटीएम के कैमरे की तरफ देखा तो वो कहीं और ही मुंह किए हुए था। बाहर लिखा मोबाइल नंबर भी ठीक से दिख नहीं रहा था। वहां कोई गार्ड भी नहीं था और अमित बहुत परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर मैं उसके पास जल्दी से पहुंच गई। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो मुझसे माफी मांगने लगा। वो पसीना पसीना हो रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि किस चीज के लिए माफ कर दूं। अमित एकदम डरते हुए बोला, जो सैंडल उसने मेरे लिए ली थी ना, वो चोरी हो गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर पूछा कि वो मजाक तो नहीं कर रहा। मैं दूसरे तरफ पलट गई और आगे जाने लगी। वो पीछे पीछे आया और अपनी कहानी सुनाने लगा कि जब वो घर से टैक्सी लेकर बीच आया तो उसके जेब में बहुत कम कैश था, उतना ही जितना उसे टैक्सी के लिए चाहिए था। वो कुछ और कैश निकालने एटीएम चला गया और एटीएम पहुंचकर उसने सैंडल की पैकेट को एटीएम के ऊपर रखा। जेब से डेबिट कार्ड निकाला, मशीन में डाला, कैश निकाला, ऑटो वाले को दिया और मेरा फोन आने पर सरपट बीच की तरफ भागा। सैंडल तो वो वॉलेट निकालते टाइम एटीएम पर ही छोड़ आया था। फिर उसके मुंह से बस सिर्फ शिखा ही निकला था कि मैं पलटी। मैंने उससे बोला, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना अमित? उसका दिमाग सन्न हो गया। वो कुछ देर के लिए रुक गया और बोला कि नहीं शिखा, मैं सच बोल रहा हूं। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार अमित के पास मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं था। वो भी बस मुझे बहुत देर तक गले लगाए रहा। जब मेरा रोना रुका तो अमित मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेने गया। मैंने पलकें पोंछी। अमित भी मेरी आंखों में देखकर समझ गया था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैंने समुंदर की तरफ देखा तो मुझे एक भ्रम सा हुआ। मुझे समुंदर के उस तरफ कपिल, मेरा टीम लीडर, दिखा। उसके हाथों में वही सैंडल थी जो वो ऑफिस के बाहर लेकर खड़ा था। जिंदगी बहुत अजीब होती है ना। मैं उस दिन के बाद कभी मुंबई नहीं आई। हम हमेशा बीच में तो झूलते नहीं रह सकते ना। एक सैंडल ने मुझे लाइफ में चुनना सिखा दिया था। ये भी सच है कि मुझे ये कभी पता नहीं चलेगा कि अमित ने सच में मेरे लिए कोई सैंडल ली थी या वो झूठ बोल रहा था। पर ये इश्क वाली फीलिंग है ना, कई बार बहुत कुछ सिखा देती है। मुझे चुनना सिखा दिया, हो सकता है आपको कुछ और सिखा दे। अब चलो, ये थी मेरी कहानी। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। वो क्या है ना, मुझे एक्चुअली कुछ और सैंडल देखने जाना है। देखा, कई बार ना लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिखा से ही सीख लो। चलो, तुम सीखो और मैं फिर आऊंगी अगली बार एक नई कहानी के साथ, इश्क वाली फीलिंग्स में। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। तो मेरा नाम है विक्टर। मैं गोवा से हूँ। मेरी एक नाटक कंपनी है, प्ले करते हैं जगह जगह पर जाके। एक छोटा सा ग्रुप है हमारा जहाँ पे कि हम लोग रोमियो जूलियट और थिएटर के जितने भी प्लेज होते हैं वैसा हम जाके करते हैं। काफ़ी सालों से कर रहे हैं और अब थोड़े टाइम से ऐसा लग रहा है कि ना चल पड़ी है अपनी जो एक दुकान है जिसे कहते हैं वो चल पड़ी है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि गोवा के बाहर भी हम अलग अलग स्टेट्स में जाके हम लोग प्ले करते हैं। मतलब ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, अच्छा चल रहा है अपना। तो क्या है, हमारे गोवा के जहाँ हम रहते हैं वहाँ के एक MLA हैं जिनका नाम है बेंजामिन। तो
वो इस ड्रामा और प्ले की दुनिया उनको बड़ी अचंभित, बहुत अच्छा लगता है, तो वो बार बार वो प्ले देखने के लिए आते हैं। जब भी हम लोग प्ले करते हैं, गोवा में हो या आसपास के किसी भी स्टेट में हो, तो वो हमारा प्ले ज़रूर देखने आते हैं। और हमेशा, क्योंकि अब वो एमएलए हैं, तो जाहिर सी बात है वो फर्स्ट सीट में आके बैठते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग एक प्ले कर रहे थे और बेंजामिन साहब बैठे हुए थे सामने वाली सीट में, तो वहाँ पे उनके साथ में एक बहुत ही, मैं कहूँ, खूबसूरत सी एक लड़की थी जो बैठी थी। बाद में पता चला कि वो उनकी बेटी है, जिनका नाम था सिल्विया। तो हमारा प्ले हुआ उस दिन, हम रोमियो जूलियट कर रहे थे, और वो प्ले ऐसा था, वो इतना अच्छा हुआ था, करते वक्त भी हमें लग ही रहा था, लेकिन जब प्ले खत्म हुआ, लास्ट सीन एंड हुआ और हम सब सारे जो है वो स्टेज पे एक तरीके से जैसे लाइन बनाते हैं प्ले के बाद, वैसे लाइन बनाए, तो ऑडियंस ने खड़े होके एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया हमें। और वो स्टैंडिंग ओवेशन 3 मिनट तक चला और हमें ये यकीन नहीं हो रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्डेड तो नहीं है, इतनी देर तक कैसे तालियां बज सकती हैं हमारे लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि वो जैसे ही ख़त्म हुआ और हम सब जो है वो बैक स्टेज गए, अपना तैयार व्यार हुए, अपने नॉर्मल कपड़ों में आए, तो हम एमएलए साहब से मिलने गए, बेंजामिन साहब से, और जाहिर सी बात है उनकी बेटी भी थी साथ में। हम मिलने गए तो उनकी बेटी, मैंने जस्ट ऐसे ही नोटिस किया कि उसके आंख में आंसू थे, मतलब कहीं ना कहीं वो रो रही थी वो प्ले को देख के, क्योंकि रोमियो जूलियट आपको पता ही है कि उसमें एंड में दोनों मर जाते हैं और ऐसा थोड़ा इमोशनल सीन है। हमारी उस टाइम पे पहली बार बात हुई एक दूसरे से, और उसने बोला कि आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं और मैं तो पूरे प्ले में आप ही को देख रही थी सिर्फ, तो अच्छा लगा। बाकी ये था कि वो 18 साल की थी और मैं उस टाइम पे मेरे ख्याल से 24-25 साल का रहाऊंगा, तो थोड़ा सा अजीब तो लगा कि एक 18 साल की, और मतलब अजीब नहीं लगा, लेकिन बाकी बस ये है कि वो खूबसूरत थी, तो मतलब एक होता है ना कि एक खूबसूरत लड़की को देख के कुछ तो फीलिंग आती है अंदर, तो बस उतना ही था। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि बेंजामिन साहब आते थे हर प्ले देखने के लिए, तो उनके साथ उनकी बेटी सिल्विया भी आने लग गई। तो हर शो में मुझे दिखता था, हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी शो में हम बैठे हैं, तो अचानक से देखूंगा तो मैं सामने सिल्विया बैठी हुई है सामने वाली सीट पे। तो धीरे धीरे उससे बातें बढ़ती गई, वो और धीरे धीरे करके कह सकते हो कि मेरी फैन होती गई। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि उसने, मतलब ऐसा रहा कि बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट था और उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि मेरे को भी एक्टिंग करनी है या जो भी, तो वो धीरे धीरे हमारे रिहर्सल्स में आने लगी। जब भी हम एक अपना रिहर्सल करते थे प्ले से पहले, या अलग से भी हम कभी थिएटर लेके जब करते थे, तो वो फ़ोन करके कभी बात करके कोऑर्डिनेट करके वो आ जाती थी रिहर्सल्स में। तो धीरे धीरे बात बढ़ती गई और इतना समझ में आ गया कि मैं उसको पसंद हूँ, और वो देख के, और इतनी खूबसूरत और क्यूट थी, अच्छी लड़की थी, तो मेरे को भी लगा कि शायद मैं भी उसको लाइक करने लगा हूँ। तो फिर ऐसा रहा कि हम बस एक दूसरे से बातें करते रहते थे, बड़ा मज़ा आता था एक दूसरे के साथ बैठना। बीच बीच में हमने ऐसा भी किया कि उसको एक जैसे साइडी रोल होता है वो देना शुरू कर दिया। वो कभी कभी घबरा जाती थी स्टेज पे आके, तो हम मज़ेदार एक सीन होता था उस टाइम पे कि उसको एक छोटे से रोल के लेके आया और वहाँ पे वो स्टेज पे हंस देती थी, क्योंकि उससे डायलॉग नहीं बोला जाता था। तो बस इसी तरीके से हमारा एक, कह सकते हो, प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया। 2-4 महीने लगे, लेकिन वो प्यार ऐसा बढ़ गया कि कभी ऐसा अगर बाय चांस, वैसे तो होता नहीं था, लेकिन कभी अगर होता था कि वो नहीं पहुंच पा रही है और वो नहीं अगर बैठी है सामने प्ले में देखने के लिए, तो एक्टिंग करने का मन नहीं करता था। बस ऐसा लगता था कि यार आज नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जुड़ने लगे थे एक दूसरे से। तो अब हमें प्यार तो हो गया था एक दूसरे से, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि जो हमारे एमएलए साहब हैं, बेंजामिन साहब, वो इस बात से शायद खुश नहीं होंगे उस बात से। तो क्या है, देखो जाहिर सी बात है कि वो एक एमएलए हैं, उनका एक दर्जा है एक सोसाइटी में, और हम लोग उतना तो कमा नहीं पाते, मतलब हमारा क्या ही होगा एक्टिंग में। तो मुझे ये बात पता थी कहीं ना कहीं। फिर भी क्योंकि सिल्विया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी, उसको जो चाहिए होता था वो लेके रहती थी, कुछ मर्जी हो जाए। तो एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे कि हम लोगों ने सोचा कि यार जो भी हो जाए
अब करेंगे शादी एक दूसरे से। तो मैंने जाके बात किया, एमएलए साहब से बात की, उनके फादर से बात की, तो जो मैं सोच रहा था वही हुआ। बहुत गुस्सा हुए वो। एक पॉइंट ऐसा आया कि वो मतलब हमें गुस्से में हम एक्टर से वो हेट करने लगे थे। उनकी एक ऐसी इमेज बन गई थी कि ये एक्टर जो हैं वो तो मतलब इसी तरीके के धोखेबाज होते हैं। उनको ऐसा लगा कि मैंने उनको धोखा दिया। तो एक पॉइंट आया फिर कि सिल्विया भी जो है वो उसको बंद करके रख दिया था, आने नहीं देते थे प्ले में। तो हमारा थोड़ा थोड़ा मिलना कम होता गया धीरे धीरे। फिर एक पॉइंट आया, जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्विया बहुत जिद्दी थी, तो उसने कहा कि चलो हम भाग के शादी करते हैं। तो मैं उसको ले गया ऊटी। गोवा से हम लोग ऊटी चले गए और ऊटी में जाके हमने एक दूसरे से शादी कर ली और बहुत मस्ती की वहां पे। मतलब एक समझ लो जहां पे शादी की उधर ही अपना हनीमून भी बन गया। मतलब बहुत अच्छा रहा वो हमारा एक बहुत ही अच्छा एक मेमोरेबल ट्रिप रहा और बढ़िया चल रहा था सब कुछ। वहाँ हम मस्ती करके आए, वापस आए तो वो मेरे साथ रहने लग गई। ये बात एमएलए साहब को पता लग गई थी। हमने उनको बताया कि हम लोगों ने शादी कर ली है, लेकिन जाहिर सी बात है वो खुश नहीं थे उस बात से। शुरू में तो वो आते नहीं थे प्ले होते थे मेरे साथ में। सिल्विया होती थी, वो बैठती थी, देखती थी, सब कुछ होता था। फिर उसके बाद ऐसा होने लगा कि सिल्विया को प्रॉब्लम होने लगी जब, क्योंकि मैं अब ऐसा रोल्स करता था रोमियो जूलियट में, उनको जलन होने लगी कि मैं किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ जो एक सीन करता था, कोई रोमांटिक सीन कर रहा हूँ या किसी एक्ट्रेस के पास जा रहा हूँ, तो उसको बड़ी जलन सी होती थी। इश्क वाली फीलिंग। तो हम सुन रहे हैं विक्टर और सिल्विया की कहानी, जिद्दी लड़की। विक्टर की एक्टिंग देख के सिल्विया को उससे प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली, पर अब सिल्विया विक्टर को दूसरी एक्ट्रेस के साथ देख ही नहीं पा रही। अब वो खुद उसकी थिएटर कंपनी में एक्टिंग करना चाहती है। चलो आ जाओ सुनते हैं। इश्क वाली फीलिंग। तो उसने मेरे को एक दो बार शुरू में बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता क्या तुम किसी दूसरी एक्ट्रेस के साथ जो है वो काम करते हो। तो उसको समझाने की कोशिश की, यार ये तो काम है और मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ जलने वाली या कुछ ऐसा प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि वो बहुत जिद्दी थी, तो वो डटी रही कि नहीं मुझे नहीं पसंद। एक बार ऐसा हुआ कि उसने बोला मुझे कि मुझे भी एक्टिंग करनी है और मुझे भी तुम्हारे साथ प्ले करना है। और उसने यही बोला कि भाई मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मैं भी तो अच्छा दिखती हूँ, तो तुम्हें किसी दूसरी एक्ट्रेस की जरूरत ही क्या है, मेरे से एक्टिंग करवाओ। तो मुझे थोड़ा तो ऐसा लगा कि मतलब बात उसकी कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन उसको एक्टिंग नहीं आती है। अभी हम लोग जो इतने सालों से कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो वो कैसे एकदम से उस चीज को पकड़ लेगी। लेकिन फिर भी अब मेरी वाइफ थी, वाइफ की बात तो माननी पड़ती है। तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा आज से जो है वो हमारी जो वाइफ हैं वो थोड़ा एक्टिंग में घुसना चाह रही हैं, तो इनको देते हैं जूलियट का कैरेक्टर और इनसे करवाते हैं। तो अभी मैं आपको सच ये बताता हूँ, उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी और वो इतना ओवर एक्टिंग करती थी कि हम सब परेशान हो जाते थे उसको सिखाते और उसको ये बोलते हुए कि भाई मत कर इतना, थोड़ा कम कर। लेकिन जिद्दी थी तो वो अपने ही तरीके से करती थी, मानती नहीं थी बिल्कुल बात। अब ऐसा होने लगा धीरे धीरे कि हम लोग एक अच्छी एक्टिंग जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे पहले भी वैसे ही करते थे और ये अलग ही ओवर एक्टिंग करती थी। और शुरू में तो बहुत डरती थी। जब स्टेज पे इसको पहली बार लेके आए तो डायलॉग भूल गई और उस चक्कर में प्ले बहुत ही खराब हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे कम होने लगी और एक टाइम ऐसा आया जब हमारे पैसे बिल्कुल नहीं बन रहे थे। तो इस टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब मैंने उसको बोलने का सोचा कि उसको बोलता हूँ कि भाई इस वजह से ये चीज़ हो रही है, लेकिन लगा कि नहीं यार अभी थोड़ा और रुक जाते हैं। उसके साथ साथ में ऐसा हुआ कि सिल्विया ने अपने फादर जो कि बेंजामिन साहब जो एमएलए साहब हैं उनको ऐसा बोला कि भाई आप जो है हमें और प्लेस दिलवाएं, हमें प्लेस नहीं मिल रहे हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने फिर भी हमारा थोड़ा सा मदद कर दिया क्योंकि इस बात को मतलब हमारी शादी को हो गए थे 1-2 साल, तो उन्होंने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ अब तो
अब शादी हो गई है मेरी बेटी की। तो उन्होंने थोड़ी सी हमारी हेल्प की, हमें थोड़े से प्लेस मिलने लगे थोड़े से। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ ऐसी की जो मतलब मैं शायद ना कर पाता कभी अपने बच्चों के लिए। उन्होंने हमारे लिए एक नया थिएटर खरीद के दे दिया। तो अब हमारे पास अपना एक थिएटर था और हम बहुत ही मतलब एक सातवें आसमान पे थे कि अब तो मतलब जो करना है करो, वैसा अपना थिएटर है, टिकट बेचो अब तो भर भर के। लेकिन वही था कि सिल्विया जिस तरीके से एक्टिंग करती, जिस तरीके से ओवर एक्टिंग करती थी, उस वजह से उतना टिकट नहीं बिक रही थी, उतने लोग नहीं आ रहे थे देखने के लिए। और इस वजह से मेरी और सिल्विया के बीच में बहुत लड़ाई होती थी। और इस हद तक लड़ाई होती थी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद कहीं ना कहीं शायद गलती कर दी या जल्दबाजी में हमने एक वो डिसीजन ले लिया, ऐसा थोड़ा सा एक लगने लगा। तो अब एक ऐसा टाइम आया, बड़ा अजीब सा था। आप जानते ही होंगे सोशल मीडिया जो है वो बढ़ने लगा है और अब तो बहुत ही बढ़ चुका है। लेकिन वो टाइम पर ये सोशल मीडिया उस टाइम पे आने लगा था। ये सारी जो एप्स हैं जहाँ पे कि लोग अपनी तस्वीरें और अपना वीडियोस बना के और डालते हैं, और वहाँ पे वही सब चलने लगा जो सिल्विया करती थी, जो कि एक ओवर एक्टिंग जिसे कहते हैं। सब लोग जो है वो 30-30 40-40 सेकंड की जो है वो क्लिप्स बना के और डालते थे और लोगों को वो पसंद आने लगा। और फिर ये हुआ कि वहाँ पे मतलब जब वो हमें देखने आते थे और जहाँ पे सिल्विया ओवर एक्टिंग कर रही होती थी और हम लोग नॉर्मल एक्टिंग कर रहे होते थे, तो उनको सिल्विया ज़्यादा पसंद आने लगी धीरे धीरे। मतलब ऐसा, मतलब जो एक तालियां हम पे बजती थी, जैसे मैंने आपको बताया एक स्टैंडिंग ओवेशन वाली बात, वो अब उसके लिए तालियां बजने लगी। तो हम लोग थोड़े सरप्राइज हो गए थे कि यार ये क्या हो रहा है। फिर यही हुआ कि भाई धीरे धीरे अब जैसा सोसाइटी चल रहा है, जिस तरीके से सब लोग देखना चाहते हैं, हमने भी उसी तरीके को अडेप्ट किया। और अब क्योंकि सिल्विया स्टार बन चुकी थी एक तरीके से, क्योंकि वो लोग उनको देखने आ रहे थे, तो सिल्विया ने धीरे धीरे सबको अपनी तरीके से एक्टिंग सिखाना शुरू कर दिया था। और हम लोग अब ये सीख रहे थे कि हम ओवर एक्टिंग कैसे करें rather than एक्टिंग। तो बड़ी अजीब सी चीज थी, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों ने उसकी तरीके से एक्टिंग को पकड़ा और उसी तरीके की एक्टिंग हम भी करने लगे। और उस वजह से हमें और ज्यादा प्लेस मिलने लगे और ज्यादा शोज मिलने लगे। एक टाइम था हमारे पूरे सुबह से लेके शाम तक और सारे हफ्ते, मतलब सारे के सारे दिन जो थे, पूरे 24 घंटे हमारे बुक होते थे। हमें एक सेकंड का टाइम नहीं मिलता था, और सारा वो सिल्विया की वजह से। तो ये भी था एक टाइम पे कि हम पहले जो हमारा ग्रुप होता था, उसके जो 4-6 लोग होते थे जो हम करते थे, उसमें से कुछ लोग जो है वो टिकट कलेक्टर बन गए थे। वो सिर्फ टिकट बूथ पे बैठते थे और वो उन्होंने एक्टिंग बंद कर दी थी, क्योंकि नए लोग अब आने लगे थे जो वो ओवर एक्टिंग या जो भी कह सकते हो, अब उसको हम एक्टिंग ही बोलेंगे। तो वो चीज चलने लगी। अब ये है कि हाँ, वो जब सीन हो गया था, जब ये बदलाव आ गया था, उसके बाद हम लोगों का जो झगड़ा मैंने आपको बताया वो भी ठीक होने लगा। हम खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद जो बेंजामिन साहब थे, उन्होंने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया था और वो भी खुश थे कि हम अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ। तो कह सकते हैं कि मतलब अंत भला तो सब भला, बस यही है। और बाकी आप डिसाइड कर लीजिए कि ये स्टोरी जो है वो फनी थी, सीरियस थी, इमोशनल थी या क्या थी। थैंक यू। तो अब आप बताओ, क्या आपको अपने किसी पागलपन भरे किस्से की याद आई? अरे यार, ये सारा पागलपन ही तो लाइफ है, और ये सब ना हो तो इश्क होगा ही कैसे। एक बात तो है कि विक्टर की कच्ची लोई सिल्विया है बहुत जिद्दी। टाइम सबका बदलता है, उसका भी बदल गया, और विक्टर की थिएटर कंपनी का भी। तो चलो इसी पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं आज की कहानी। ओके, बाय, टाटा, और मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ, इश्क वाली फीलिंग्स में। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। ये गाना आपने भी सुना होगा, लगातार कितनी बार स्क्रॉल किया होगा।
ये गाना मेरे तक भी पहुंच गया। आपका पता नहीं, पर गाना सुनते ही मुझे मेरे बचपन का प्यार याद आ गया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। इस ससुरे गाने ने मुझे मेरी कहानी बताने के लिए मजबूर कर दिया। तो मेरा नाम है राजेश। आज पुलिस इंस्पेक्टर हूं। ठुल्ला मत समझिएगा। कोशिश करता हूं मैं जितना हो सके ईमानदार रहने की। बाकी सिस्टम की हालत तो आपको पता ही है। अब मैं ईमानदार क्यों हूं, इसके पीछे वजह है एक अफवाह। जी हां, एक अफवाह जिसके वजह से लोग अपने भरोसे के लोगों पर भी भरोसा करना बंद कर देते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक टाइम था मेरे पास रहने को घर नहीं था। मैं अनाथ हूं। किसी ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया होगा। किस्मत अच्छी थी, मरा नहीं। एक भिखारियों के ग्रुप ने मुझे उठा लिया। भीख मांग के खाने लगा। मुझे पता है भीख मांगना क्या होता है, इसलिए मैं भिखारियों को बेइज्जत नहीं करता। कुछ गिने चुने लोग हैं जो सोचते हैं कि भिखारी एक्टिंग करते हैं, बहुत कमाते हैं। मगर ये सच नहीं है। आज मेरा खुद का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, चोरों को पकड़ना है। कभी मुझ पर भी चोरी का आरोप था। बताता हूं कैसे। मैं 7-8 साल का होऊंगा। भीख मांग के खाता था। कोई कुछ ढंग का खाना दे दे तो वो दिन ठीक ठाक गुजर जाता था। एक दिन मैं एक गली से गुजर रहा था। वहां स्वीटी का घर था। स्वीटी तब 4 साल की होगी और मैं शायद 8 साल का। तो हुआ यह था कि स्वीटी बहुत छोटी सी थी। उसकी केयर के लिए अंकल आंटी किसी को देख रहे थे, कोई ऐसा जो फुल टाइम स्वीटी के साथ रहे। मेड्स, नौकर, ये सब वो ट्राई कर चुके थे, पर उनके अलग ही चोंचले होते थे, क्योंकि उनका मेन टारगेट तो पैसा कमाना होता है। उन्होंने सोचा कोई उसकी ही उम्र का मिल जाए तो अच्छा रहे। उसको वो रहने की जगह दे देंगे और खाना, तो ईमानदारी से काम करेगा। तभी मैं उनके सामने खाना मांगने पहुंच गया। आंटी बहुत अच्छी थी। उनके घर में गरम गरम पराठे बने थे। उन्होंने मुझे 2 दिए। वाह, क्या टेस्ट था, मजा आ गया। स्वीटी के केयर पे किसी को रखने की बात वो तभी मेरे सामने ही कर रहे थे। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ही रख लो, मैं दिल लगा के काम करूंगा और स्वीटी का ध्यान रखूंगा। वो एक दूसरे को देखते रह गए। मैंने बोला कि इतना मैं समझता हूं कि ऐसे किसी भिखारी पे भरोसा करना ठीक नहीं। मैंने कहा वो मुझे कुछ दिन रख के देख ले, बस मुझे रहने की थोड़ी जगह और खाना दे दे। थोड़ा सोच साच कर वो मान गए। उसका खाना, उसको सुलाना, उसको जब प्यास लगे पानी पिलाना, सारी जिम्मेदारी मैंने ले ली। और रात को किचन में मैं सो जाता था। वो बच्चों वाले स्कूल जाती थी, मैं उसका बस्ता लगाता था। उसकी वो डायनासोर वाली प्लास्टिक पानी की बोतल उसे भर कर देता था। पहले मुझे उसकी चोटी करना नहीं आता था। आंटी को देख देख के मैं उसकी चोटी करना सीख गया। अब तो आंटी ने स्वीटी की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही छोड़ दी। स्वीटी को इतना करीब से बढ़ते हुए देखा। पता नहीं कब उस घर में 1 साल गुजर गया। मुझे लगने लगा था कि मेरी अपनी फैमिली है और मैं इस घर का हिस्सा हूं। पर पता नहीं, सब ठीक ही जा रहा था और अचानक ग्रहण लग गया। हमारे मोहल्ले में कोई गैंग आया हुआ था और सडनली चोरियां होने लगी। लोग अपने अपने घरों में डबल डोर वाले लॉक लगाने लगे थे, फिर भी चोरियां रुक नहीं रही थी। स्वीटी के मम्मी पापा का आसपास हर घर में जाना होता था। स्वीटी के केयर के लिए वो मुझे भी साथ लेके जाते थे। उन्होंने मुझे पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े भी दिला दिए थे। हर कोई पूछता था मैं कौन हूं, तो वो बताते थे मुझे स्वीटी की केयर के लिए रखा है। उन लोगों ने आंटी अंकल के दिमाग में डाल दिया कि कहीं मैं चोर तो नहीं। आसपास किसी भिखारी ने चोरी की थी तो मुझ पे शक करना सबसे आसान था। मुझे तो मेरा बर्थडे आज तक पता नहीं, कोई मनाने वाला या बताने वाला नहीं। पर जिस दिन मैं स्वीटी से मिला वही मेरा बर्थडे हो गया। एग्जैक्टली 1 साल हुआ था। उस दिन मेरा बर्थडे मनाया जाना था। सारी प्रिपरेशन हो गई थी, नए कपड़े भी आ गए थे। पर भिखारी चोरी कर रहे हैं
ये बात आंटी अंकल के दिमाग में घर कर गई थी। अंकल आंटी थे बहुत अच्छे, पर एक डाउट ने उनका दिमाग खराब कर दिया। आंटी अपने लिए नया नेकलेस लाई थी। उन्होंने अच्छे से कहीं रख दिया था। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से रखा था कि शायद वो खुद ही भूल गई। मैं स्वीटी के साथ खेल रहा था। अंकल बाहर गए थे। जब वो आए तो आंटी ने अंकल से कहा कि वो नेकलेस नहीं मिल रहा है। उन्होंने भी बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। तभी टीवी पे एक न्यूज आ रही थी जिसमें भिखारियों के एक ग्रुप की बात हो रही थी जो हमारे एरिया में चोरी कर रहे थे। बाद में पूरी तरह ये अफवाह साबित हुई। इसी कॉलोनी का एक लड़का था जो ये चोरियां कर रहा था। इश्क वाली फीलिंग, वेलकम बैक इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं राजेश और स्वीटी के बचपन का प्यार। राजेश जो आज एक पुलिस ऑफिसर है, कभी एक अनाथ बच्चा हुआ करता था। छोटी सी स्वीटी के केयर के लिए उसके मॉम डैड ने राजेश को घर में रख लिया है। राजेश उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया है, पर अभी अभी चोरी की एक अफवाह फैल गई है। चलिए सुनते हैं आगे क्या हुआ। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इश्क वाली फीलिंग, इस बात को बहुत साल हो गए। मैं भी सब भूल गया था, पर मैं इस एरिया के चोरों को पकड़ने आया था, इसलिए ये अफवाह का असर याद आ गया। अंकल आंटी को लगा कि मैंने चोरी की। 1 साल से इतना भरोसा बनाया था, वो एक मोमेंट में खत्म हो गया। मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, पर किसी ने मेरी मानी ही नहीं। आसपास के पड़ोसी भी आ गए। उन सब के सामने मुझे चोर बोल दिया गया। मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। पहले तो मुझे खूब चांटे मारे, थाने में बंद कर दिया। वो पुलिस वाला बहुत हरामी था। उसने मुझे ऐसा मारा जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम किया हो। मुझे नंगा करके सूद दिया गया। जाने कितने दिनों तक मैं लंगड़ाता रहा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां जो हवलदार था उसे मुझ पे दया आ गई। उसका बेटा भी मेरी उम्र का था। उस हवलदार ने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया। वही मेरी पढ़ाई हुई। पता है, जब मेरी पिटाई हुई थी ना, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था मैं पुलिस वाला बनूंगा। अच्छा पुलिस वाला होना बहुत जरूरी है भरोसे लायक सिस्टम बनाने के लिए। किस्मत मुझे फिर इसी एरिया में लाई थी। इस एरिया में फिर से बहुत चोरियां होने लगी थी। मैं यहाँ अपने काम से आया था। मोबाइल में एक मैट्रिमोनियल ऐप डाल रखी थी। अब मेरी शादी की उम्र हो गई थी भाई। पुलिस वाला भी मैट्रिमोनियल ऐप रख सकता है। मैं जीप में बैठा वहां से निकल ही रहा था। मैंने उस ऐप पे कुछ लड़कियों को लाइक किया था। उनमें से एक का नोटिफिकेशन आया। उसमें से एक ने अपना मोबाइल नंबर दिया था। मैंने मोबाइल नंबर पर उससे बात की। मैंने बताया कि मैं बाई चांस इसी एरिया में हूं, तो उसने मुझे घर बुला लिया। मैं घर के बाहर पहुंचा तो एकदम से झटका सा लगा। ये वही घर था जहां मैं काम करता था, बस घर का रंग थोड़ा बदल गया था। अंकल आंटी मेरे सामने बैठे थे। वो भी थोड़े बूढ़े हो गए थे। उन्होंने तरह तरह की बातें पूछी। मैंने बताया कि मैं तो अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूं, अभी इंस्पेक्टर हूं और कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे आगे जाने की। जब बोलने को कुछ नहीं रह गया, फिर उन्होंने आवाज लगाई, स्वीटी, स्वीटी। मुझे तो खांसी आ गई स्वीटी नाम सुनने पर। उन्होंने मुझे बताया कि प्रिया का घर का नाम स्वीटी है। मेरे पेट में तितलियां उड़ रही थी कि अंकल आंटी को बोलूं कि अरे मुझे पहचान लो, मैं ही हूं, आपके घर में काम किया करता था। पर मैं किसी तरह चुप बैठा रहा। अंदर से स्वीटी बाहर आई। आहा, आसमानी रंग की बिंदी लगाए, आसमानी सूट पहने, सच में कितनी प्यारी लग रही थी। कुछ ऐसी आसमानी रंग की फ्रॉक वो पहले भी पहना करती थी। ये स्वीटी ना बहुत शैतान थी। खुद तो रेडी होती ही थी, खूब मेकअप करती थी, मुझे भी साथ में लपेट लेती थी। कभी मेरी चोटी कर देती थी जबरदस्ती। जी हाँ, जबरदस्ती अपनी फ्रॉक मुझे पहना देती थी। फ्रॉक फट जाती थी तो मुझे फिर डांट पड़ती थी। स्वीटी प्रिया जरूर बन गई थी, पर मेरे लिए तो वो स्वीटी ही थी। अंकल आंटी ने हमें आपस में बात करने के लिए छत पर भेज दिया। मेरे मन में आ रहा था, पहले तो स्वीटी दौड़ के छत पर चढ़ जाती थी। हम लोग डर जाते थे कि इसे कहीं चोट ना लग जाए।
और आज ये स्वीटी इतने सलीके से हौले हौले सीढ़ियों पर कदम रख रही थी जैसे उस पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती। तो हल्के हल्के हम छत पे पहुंच ही गए। वहां उसके वो सारे खिलौने पड़े हुए थे, सब टूटे फूटे थे, अब वो किसी यूज में आते होंगे। स्वीटी की ये बचपन की आदत थी खिलौने तोड़ना। अंकल आंटी कोई भी खिलौना लाए 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता था। एक एक खिलौना मुझे यहां याद आ रहा था, सब सामने ही पड़े हुए थे। हम दोनों गए और एक झूले पर बैठ गए। उसने मुझसे पहला ही सवाल पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। अब मैं क्या बोलूं यार, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक ही थी, वो थी स्वीटी और वो हो तुम। बस मैं मौका ढूंढ रहा था, मैं कब बोलूं। तो मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। स्वीटी से मैंने भी सवाल किया, वो बोली कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड था मगर वो चला गया। मैंने पूछा कहाँ चला गया, तो उसने पूरी बात बताई। मैंने उससे पूछा कि फिर वो नेकलेस मिला कि नहीं। उसने कहा हाँ मिल गया था, माँ ही कहीं रख के भूल गई थी, बाद में ढूंढा तो मिल गया। मैंने पूछा तुम लोगों ने उस लड़के को फिर नहीं ढूंढा, तो उसने बोला ढूंढा था मगर कभी कुछ पता नहीं चला। मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की पर मैं छुपा नहीं पाया दोस्त। स्वीटी से मैंने बोला स्वीटी ध्यान से मेरे चेहरे को देखो, मैं वही राजू हूं। उसने ध्यान से मेरी आंखों में देखा तो हंस पड़ी, गले लगा लिया। उसने छत से नीचे आवाज लगाई कि मम्मी पापा राजू मिल गया, राजू मिल गया। उन्होंने बोला कहाँ मिल गया। वो छत पे आए, मैं उनके सामने खड़ा था। स्वीटी ने बोला कि यही है अपना राजू। अंकल आंटी के मैंने पैर पड़े, उन्होंने भी मुझे गले लगाया। मैंने उनसे कहा कि एक भिखारी को आपको अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा उनको स्वीटी का उतना ध्यान रखने वाला आज तक नहीं मिला जितना राजू रखता था, इसलिए शादी तो अब राजू से ही होगी। मैं सच में हंस पड़ा। स्वीटी को पाने के बाद मेरा विश्वास और बढ़ गया। कुछ दिन में हमारी शादी है। जी हाँ, मैं अनाथ आश्रम के सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। उनका भी सपने देखने में, भरोसा करने में यकीन बढ़ेगा। बाकी आप लोग भी अपने बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। आपको भी वो बचपन की प्यार की इश्क वाली फीलिंग्स आ गई ना? वो मासूमियत वाला प्यार, वो खिलौनों वाला प्यार। प्यार सच्चा था, इसीलिए वापस लौटकर राजेश को उसी घर में ले गया। बस ऐसी ही दिलचस्प और प्यारी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क वाली फीलिंग्स में। Ba-da-ba-ba. इश्क